नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कणों के निकाय एवं घूर्णन गति से रिलेटेड महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे। ये जो आज का हमारा वीडियो है वो नीट और IIT एग्जाम पर आधारित है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हैं वो पहले ही देख लिए हैं। आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर नीट IIT नाम से सभी टॉपिक्स के वीडियोस देख सकते हैं। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लेता हूं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी घूमते हुए लट्टू का अक्ष फर्श पर शंकु के रूप में अपने संपर्क बिंदु में से ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर घूमता है। ऊर्ध्वाधर के चारों लट्टू के अक्ष की यह गति कहलाती है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझें कि जो लट्टू है वो किस तरीके की गति कर रहा है। कि एक इस तरीके की ऊर्ध्वाधर अक्ष है और एक लट्टू इसके चारों ओर एक शंक्वाकार अक्ष बन रही है। इस तरीके से ऐसी एक अक्ष का निर्माण हो रहा है। यहां पर लट्टू है, ऐसे लट्टू है, ऐसे ये जो लट्टू है इसकी फिलहाल इस अक्ष के रेस्पेक्ट ये घूर्णन गति कर रहा है, पर ये जो अक्ष है वो भी ये जो वाली अक्ष है ऊर्ध्वाधर अक्ष है। यहां पर मैंने इसको जो y से दिखाया है तो इस y अक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस y अक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो देखिए यहां पर ये जो अक्ष है लट्टू की अक्ष, देखिए घूमते हुए लट्टू का अक्ष फर्श पर शंकु के रूप में अपने संपर्क बिंदु में से, संपर्क बिंदु ये वाला है O में से ऊर्ध्वाधर के चारों ओर घूमता है। तो इस ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है ये वाली है ऊर्ध्वाधर अक्ष, तो इस ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर घूमता है। तो लट्टू के अक्ष की यह गति, लट्टू की अक्ष है वो एक शंक्वाकार पथ का निर्माण कर रही है, शंकु का निर्माण करे। तो इस गति को हम फुर्सरण गति कहते हैं। विद्यार्थियों इस गति को क्या कहा जाता है? फुर्सरण गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? हमेशा ज्यामितीय केंद्र पर अवस्थित होता है। जो सममित वस्तुएं होती है उनका द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर मौजूद होता है, अन्य पर नहीं। हमेशा पिंड के अंदर स्थित होता है ये भी सत्य नहीं है, हमेशा पिंड के बाहर स्थित होता है ये भी सत्य नहीं है। ये बिल्कुल सत्य वाला स्टेटमेंट है कि पिंड के अंदर या बाहर हो सकता है। जैसे गोले के अंदर होगा और एक एल आकार की इस टाइप की यदि कोई छड़ है तो इसके बाहर यहां पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। विद्यार्थियों तो पिंड के अंदर या बाहर हो सकता है। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक समान द्रव्यमान घनत्व के किसी घन के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी? समझें इस क्वेश्चन को। एक समान द्रव्यमान घनत्व है और उस घन का जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसकी जो विकिरणों का कटान बिंदु है या हम कह सकते हैं घन के केंद्र के ऊपर मौजूद रहेगा, घन के केंद्र पर मौजूद रहेगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन देखें, एक फलक के केंद्र पर तो गलत है ये भी, एक फलक के विकिरणों के कटान बिंदु पर ये भी गलत है। घन के ज्यामितीय केंद्र पर, घन के आमने सामने की जो विकिरण है जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उसके केंद्र पर, जिसे हम ज्यामितीय केंद्र कह रहे हैं, उस केंद्र पर ही घन का द्रव्यमान केंद्र मौजूद होगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, स्मॉल एम एवं 2m द्रव्यमानों वाले दो कणों का अपघटित द्रव्यमान रिड्यूस्ड मास पूछा है। विद्यार्थियों, दो कणों का जो रिड्यूस्ड मास होता है उसका फॉर्मूला देखें। रिड्यूस्ड मास, इसको कई बार म्यू से पुट किया जाता है। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है रिड्यूस्ड मास का। तो यहां पर ध्यान देंगे कि m1 बराबर तो कितना है m, m2 बराबर है 2m अपॉन m प्लस 2m। तो यहां से तो आ गया 2m स्क्वायर अपॉन 3m। तो m से एक m कैंसिल हो गया, 2m बट्टे में 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 किलोग्राम और 3/2 किलोग्राम एवं 2 किलोग्राम द्रव्यमानों के 3 कण ए भुजा वाले किसी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए हैं। द्रव्यमान के अंदर के अक्ष y निर्देशांक होंगे। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस तरीके से एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम, m1 यहाँ पर रखा हुआ है, m2 यहाँ रखा हुआ है और मैं यहाँ पर कंसीडर कर लूँ m3 यहाँ पर रखा हुआ है। ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है। ओके, तो इनके कोऑर्डिनेट देखें। इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 और ये वाली भुजा a है तो इसका कोऑर्डिनेट है a 0 और यहां से ये a/2 और ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये a/2 है, ये a है, तो यहां से अंडरूट में 3/2 हो जाएगी। अंडरूट में 3/2a होगी। चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, अंडरूट 3/2a। हम यहां से ये वाली जो भुजा है वो a है, ये वाली भुजा है वो a/2 है। अब देखिए ये वाली भुजा, ये भुजा कितनी आएगी देख लीजिए, तो a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, तो a²/4 आ गया का रूट आएगा ये। तो यहां से आप देखें अंडरूट 3/4 a², तो यहां से आ गया अंडरूट 3/2a आ गया, यही मैंने लिखा है। तो हमारे पास में इस त्रिभुज के कोऑर्डिनेट जो शीर्षों के कोऑर्डिनेट है वो प्राप्त हो गए हैं। अब यहां पर हम इनके दोनों निर्देशांक फाइंड आउट करेंगे। देखिए निर्देशांक, सबसे पहले मैं अक्ष CM ज्ञात करते हैं। यहां पर अक्ष CM देखिए क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सबका मान पुट कर देते हैं। m1 का मान कितना है 1 गुणा में x1 तो ये वाला हो गया x1 0, फिर प्लस m2 हो गया 3/2, x2 हो गया a, फिर प्लस में m3 हमारे पास में 2 और x3 हमारे पास में है a/2। तो यहां से 2a/2 और तो कितना हो जाएगा, देखिए अपॉन में भी देख लीजिए द्रव्यमान कितना आ गया, 1 प्लस 3/2 प्लस 2, तो यहां से तो आ गया ये 5a/2 और बट्टे में कितना आ गया 3 4 4.5 9/2। तो यहां से ये हमें मिल चुका है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5a बट्टे में 9। तो अक्ष CM तो कितना मिल चुका है, इसका जो द्रव्यमान के अंदर है वो यहां पर होगा लगभग।
तो ये आ गया 5a/9 पर अक्स कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार से हम क्या देखने वाले हैं, y कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो देखिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए YCM बराबर M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। M1 कितना है 1, Y1 0, फिर प्लस में M2 कितना है 3/2 और Y2 तो Y2 यहां पर है, ये भी 0 है, फिर प्लस में M3 जो कि 2 इंटू Y3 कितना है अंडर में 3/2a अपॉन 1 प्लस 3/2 प्लस 2, यहां से ये पद 0, ये पद 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर में 3a बट्टे में ये आ गया 9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर 3 बट्टे में 9a, और इसे चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये अंडर 3 से अंडर 3 कट जाएगा और 3 अंडर 3 रह जाएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं y कोऑर्डिनेट वो आ जाएगा 2a बट्टे में 3 अंडर 3, तो ये आ गया 5a बट्टे में 9 और 2a बट्टे में 3 अंडर 3। पहला ही ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एल आकार के एक समान पटल के द्रव्यमान के अंदर के अक्ष y निर्देशांक क्या होंगे। हमें एक डायग्राम दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर और ऊर्ध्वाधर जो डिस्टेंस है वो भी 2 मीटर। मैं इसको देखिए इस तरीके से निर्मित कर लेता हूं, इस तरीके से इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, 3 किलोग्राम का, प्रत्येक टुकड़ा 1-1 किलोग्राम का हो जाएगा। अब यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो 1 मीटर, ठीक है। तो इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। इसको मैं कह दूं C1। तो C1 का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, C1 का कोऑर्डिनेट है 1/2, 1/2। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर C2, तो ये है C2, तो यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो हो गई है 1.5 मीटर, इसको मैं कह दूं 3/2, ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस हो जाएगी 1/2। फिर यहाँ पर ये बिंदु है हमारे पास में C3, तो जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1/2 और 3/2। तो यहां से तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं। अभी जिस प्रकार से हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सीएम और वाईसीएम निकाला था, ठीक वैसे ही निकालना है। यहाँ पर M1, M2 और M3 तीनों ही बराबर हैं। 3 टुकड़े हमने कर लिए इस एल शेप की वस्तु के, और तीनों का ही द्रव्यमान क्या हो जाएगा सेम 1-1 किलोग्राम, क्योंकि टोटल द्रव्यमान है वो 3 किलोग्राम है विद्यार्थियों। चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं अक्सीएम, जो कि क्या होता है M1 अक्स 1 प्लस M2 अक्स 2 प्लस M3 अक्स 3 बट्टे में M1 प्लस M2 प्लस M3। वैल्यू पुट कर देते हैं, M1 का मान 1, अक्स 1 का मान यहां से देखिए 1/2, फिर प्लस में 1 गुणा 3/2, फिर प्लस में 1 गुणा 1/2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहां से क्या आ गया अक्सीएम, अक्स सीएम वाई सीएम, तो ये आ गया हमारे पास में। यहां से देखिए 1/2, 3/2 और 1/2, 1 और 1.5 हमारे पास में हो गया 5/2,
कितना हो गया, ऊपर तो आ गया 5/2, बट्टे में 3, तो ये आ गया 5/6, 5/6 मीटर। ओके, इसी प्रकार से ही हम क्या ज्ञात करेंगे, y कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट देखिए सिमिलर तरीके से ज्ञात करना है। YCM बराबर M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो 1 गुणा Y1 कितना है, 1/2, तो 1 गुणा 1/2, फिर प्लस में M2 है 1, Y2 यहां पर देखें फिर से 1/2, प्लस Y3 कितना है 3/2, अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। देखिए फिर से वही वैल्यू प्राप्त होगी हमें 5/6, सिमिलर तरीके से मिलने वाला है। तो 5/6, 5/6 ऑप्शन ए में ही दे रखा है, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि M1 व M2 द्रव्यमानों के दो कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र M1 से D1 दूरी पर तथा M2 से D2 दूरी पर है। तो इस प्रकार देखिए हमारे पास में दो कणों का एक निकाय है। मैं यहाँ पर दोनों कणों का निकाय कंसीडर कर लेता हूँ कि ये M1 द्रव्यमान है और ये है M2 द्रव्यमान, और इनका जो द्रव्यमान के अंदर है सेंटर ऑफ मास मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, जो कि M1 से कितनी दूरी पर है, D1 दूरी पर है, और M2 से कितनी दूरी पर है, D2 दूरी पर है। अब देखिए द्रव्यमान के अंदर के रेस्पेक्ट द्रव्यमान आघूर्णों का योग शून्य होता है, तो M1 D1, तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसलिए M1 D1 बराबर होगा M2 D2 के। यहां से हम देख लेते हैं D1 अपॉन D2 ये बराबर हो जाएगा M2 अपॉन M1। तो यहां से आप ऑप्शन देखें गौर करके, सारे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मुझे बी सही नजर आ रहा है, ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमानों के 3 कणों का द्रव्यमान केंद्र बिंदु 1, 2, 3 पर स्थित है तथा 3 किलोग्राम एवं 2 किलोग्राम के कणों के मध्य अन्य निकाय का द्रव्यमान केंद्र -1, 3 और 2 पर स्थित है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण को हमें कहाँ रखना चाहिए ताकि संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र पहले निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर ही स्थित हो। क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन को देखिए कि हमारे पास में 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, तो 1 + 2 + 3 बराबर है 6 किलोग्राम। इस 6 किलोग्राम में जो द्रव्यमान है उसका द्रव्यमान जो केंद्र है वो देखिए कहाँ मौजूद है। इसको मैं x1, y1, z1 से कह दूं, जो कि 1, 2 और 3 कोऑर्डिनेट पर स्थित है। इसी प्रकार से आप 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम लेते हैं, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, इस द्रव्यमान को मैं M1 कह दूं। दूसरा जो निकाय है उसका द्रव्यमान 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया, 5 किलोग्राम, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2, z2 मान लूं, और जो हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, -1, 3, -2। इसी तरीके से जो तीसरा जो द्रव्यमान है M3 वो है 5 किलोग्राम। कितना है, 5 किलोग्राम। वो हमें एक ही कण दे रखा है तीसरे निकाय का, उसके कोऑर्डिनेट x3, y3, z3 जो कि हमें ज्ञात करने हैं, जबकि हमें
m1 m2 और m3 तीनों का जो निकाय बनता है उसका द्रव्यमान के अंदर दे रखा है। द्रव्यमान के अंदर के कोऑर्डिनेट अक्ष cm, y cm और z cm ये हमें पूर्ववर्ती रहे, मतलब 1 2 3 ही रहना चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट 1 2 और 3 दे रखे हैं। ओके, अब देख लीजिए यहां से अक्ष 3 y3 और z3 हमें ज्ञात करना है। अक्ष cm बराबर, अक्ष cm वाला फॉर्मूला मैं यहां पर लगाऊंगा, m1 अक्ष 1 प्लस m2 अक्ष 2 प्लस m3 अक्ष 3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अक्ष cm का मान कितना है 1 बराबर m1 का मान है 6 गुणा अक्ष 1 है 1, देखते जाइए, m2 का मान है 5, अक्ष 2 का मान हमारे पास में -1, फिर m3 है 5, अक्ष 3 हमें ज्ञात करना है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 ये हो गया 16। तो देखिए 16 बराबर क्या आ गया, 6 माइनस 5 प्लस 5 अक्ष 3, तो यहां से आ गया अक्ष 3 बराबर 3। तो अक्ष 3 की वैल्यू आ चुकी है 3। अक्ष 3 कितना आ चुका है, हमें 3 प्राप्त हो चुका है, तो यहां मैं पुट कर देता हूं 3 हमें मिल चुका है। इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे, y3 ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए ycm बराबर क्या होता है, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। देन यहां से ycm की जो वैल्यू है वो देखिए 2, तो 2 बराबर m1 का मान है 6, y1 का मान देखिए 2, तो 2 प्लस m2 का मान हमें 5 दे रखा है, y2 का मान 3 प्लस m3 जो कि 5 और y3 हमें ज्ञात करना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 जो कि 16 हो जाएगा। तो 32 बराबर क्या आ गया, 12 प्लस 15 प्लस 5 y3, तो यहां से ये हमें 27, तो y3 बराबर कितना निकल जाएगा, 5/5 मतलब 1 आ गया। तो इसका जो मान है वो कितना आ गया है, 1 आ गया। अब हमें ZCM फाइंड आउट करना है। सिमिलर तरीके से हम ZCM भी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ZCM बराबर होता है m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ZCM की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 बराबर m1 कितना होगा 6 गुणा z1 की वैल्यू 3, m2 कितना 5, z2 कितना -2 प्लस m3 जो कि 5 है, z3 हमें ज्ञात करना है, बट्टे में 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48 बराबर 18 माइनस 10 प्लस 5 z3। तो z3 बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहां से ये 8 रह जाएगा, इधर जाएगा तो 40 रह जाएगा, तो 40/5 ये आ जाएगा 8। तो ये आ गए हमारे पास में 3 1 8, ऑप्शन डी यहां हमें सही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 कणों की स्थिति सदिश क्रमशः 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk तथा -2ik प्लस 3jk
-4 के केप है, द्रव्यमान के अंदर का स्थिति सदिश क्या होगा। क्वेश्चन समझें, हमें यहाँ पर दो कणों की स्थिति सदिश दे रखे हैं R1 R2, हमें RCM फाइंड आउट करना है। क्या ज्ञात करना है? RCM ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, देख लीजिए कैसे ज्ञात होगा। RCM वेक्टर बराबर M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, दो कणों के निकाय के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो 1 गुणा R1 की वैल्यू क्या है? ये है R1 और ये है R2। तो R1 का मान है 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk, फिर प्लस M2 का मान हमारे को है दे रखा है 3, और ये हो गया माइनस में 2ik प्लस में 3jk माइनस 4kk अपॉन 1 प्लस 3, 4 हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए ऊपर यहाँ पर 2ik और माइनस का 6ik, तो माइनस का 4ik, फिर 9jk और 3jk हो गया प्लस में 12jk, माइनस का 12 और प्लस का 4, तो माइनस का 8kk अपॉन 4। तो यहाँ से आ गया हमारे पास में ik प्लस में 3jk माइनस में 2kk। ऑप्शन देख लेते हैं हम, ik प्लस 3jk माइनस 2kk, ऑप्शन डी यहाँ सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि यदि गुरुत्व के प्रभाव में किसी प्रवलयाकार मार्ग में गति करते हुए किसी विस्फोटक पदार्थ का विस्फोट हवा के मध्य होता है, तब उसके टुकड़ों का द्रव्यमान के अंदर गति करेगा। देखिए द्रव्यमान के अंदर का पथ वही रहेगा, आंतरिक बलों के कारण से द्रव्यमान के अंदर की स्थिति और वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसका जो पथ रहता है, जिस वो प्रवलयाकार पथ पर गति कर रहा है, वो उसी प्रवलयाकार मार्ग पर गति करता रहेगा, मूल प्रवलयाकार पथ पर गति करेगा। ऑप्शन बी यहाँ सही होने वाला है। ये हमने आपको थ्योरी में भी कॉन्सेप्ट वाइज जो टॉपिक करवाए थे उसमें भी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निकाय के द्रव्यमान के अंदर का वेग नियत रहता है यदि निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल, देखिए हम क्या जानते हैं, F बराबर जानते हैं dPcm, द्रव्यमान केंद्र के संवेग में परिवर्तन की दर बल के इक्वल होती है। यहां पर हम संवेग को क्या पुट कर देंगे, द्रव्यमान गुणा वेग, और वेग यहां पर द्रव्यमान के अंदर का वेग होगा, तो m dVcm/dt। अब देखिए यहां पर यदि dVcm ये नियत, Vcm नियत कब रहेगा, Vcm नियत तब रहेगा जब dVcm/dt क्या हो, 0 हो, और ये 0 होने का मतलब हो गया कि F की वैल्यू कितनी हो, 0। तो कारक बाह्य बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि 0 है तो वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बराबर द्रव्यमानों के दो कणों के वेग, दोनों का द्रव्यमान सेम है, तो बराबर द्रव्यमान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दो कण है और उनके वेग v1 बराबर 2ik मीटर प्रति सेकेंड और v2 बराबर 2jk मीटर प्रति सेकेंड है। पहले कण का त्वरण
पहले कण का जो एक्सेलरेशन है वो है 3ik प्लस 3jk मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि अन्य कण का जो त्वरण है वो 0 है। दूसरे कण का जो कण है वो है 0। दोनों कणों का द्रव्यमान के अंदर किस मार्ग में गति करेगा? देखिए यहां से हम सबसे पहले दोनों कणों के मार्ग का पथ हमें ज्ञात करना है। तो पथ ज्ञात करने के लिए हम VCM निकालेंगे। VCM और ACM दोनों ज्ञात करेंगे। यहां से देख लीजिए VCM, समझें आप। VCM बराबर हमने क्या देखा था फॉर्मूला, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। दोनों में द्रव्यमान को मैं M से पुट कर दूं। M V1 का मान है 2ik प्लस M V2 का मान है 2jk अपॉन M प्लस M 2m। तो ऊपर से 2m से 2m कैंसिल हो गया, ik प्लस jk आ जाएगा और ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ओके, फिर हम ज्ञात करेंगे। यहां से हमें A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, ACM ज्ञात कर लेते हैं। ACM बराबर क्या होगा, M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। यहां पर M1 A1 क्वेश्चन में देखें, ये हमें A1 दे रखा है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो 3ik प्लस 3jk, फिर प्लस में M2 जो कि M है, A2 हमें क्वेश्चन में 0 दे रखा है, अपॉन M1 प्लस M2 ये हो जाएगा M प्लस M 2m हो जाएगा। तो यहां से कितना मिलेगा हमें, 3/2 ik प्लस jk मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर आप देखें कि जो पथ है, वेग जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है। कि वेग और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर, इसलिए कण का जो पथ है वो सरल रेखीय पथ होगा। पथ कैसा होगा, सरल रेखीय पथ के अधीन गति करेगा। ओके, एक ही दिशा में है, दोनों समांतर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक चिकने क्षैतिज तल पर V चाल से गति कर रही एक लंबी ट्रॉली के एक सिरे पर एक बच्चा खड़ा है। यदि बच्चा U चाल से ट्रॉली के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है तो इस निकाय के द्रव्यमान के अंदर की चाल क्या होगी? देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए कि एक ट्रॉली है जो कि V चाल से गति कर रही है, तो जो द्रव्यमान के अंदर की चाल होगी वो V होगी। पहले द्रव्यमान के अंदर की चाल कितनी थी, द्रव्यमान केंद्र की चाल V होगी, कितनी होगी, V। अब फिर क्या हो रहा है कि एक बच्चा है, एक सिरे पर खड़ा एक बच्चा है। यदि ये बच्चा U चाल से गति करना लग जाए तो देखिए बच्चा ट्रॉली के अंदर खड़ा है, ट्रॉली के अंदर ही ये गति कर रहा है, इसलिए ये आंतरिक बल की तरह व्यवहार कर रहा है और आंतरिक बल के कारण से द्रव्यमान के अंदर की चाल और स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर द्रव्यमान के अंदर की चाल V थी और V ही बरकरार रहेगी। तो द्रव्यमान के अंदर की जो चाल है वो V ही आएगी विद्यार्थियों। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो द्रव्यमानों M1 बराबर 1 किलोग्राम तथा M2 बराबर 2 किलोग्राम को एक हल्की अवितन्य डोरी के द्वारा भारहीन पुली के माध्यम से चित्रानुसार निलंबित किया गया है, ये मानते हुए कि दोनों ही द्रव्यमान विराम अवस्था में शुरू होते हैं
और 2 सेकंड में द्रव्यमान केंद्र के द्वारा तय की गई दूरी होगी। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए कि यहां पर हमारे पास में 2 कण हैं, m1 तथा m2 द्रव्यमान है। ये यदि a त्वरण से ऊपर जा रहा है तो दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो a त्वरण से नीचे आएगा। हमने ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी थ्योरी में देख लिया था। तो इस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है ACM, ACM किसके इक्वल होगा वो देखिए, ACM m1 A1 प्लस m2 A2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हमारे पास में है। m1 का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। और A1 ऊपर की ओर है, इसको मैं माइनस में a ले लूं, फिर प्लस में m2 जो कि 2 दे रखा है, और A2 का मान a ले लें। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो माइनस का a और a तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो रह जाएगा a, तो a बट्टे में 3 आ जाएगा। ACM कितना आ गया, a बट्टे में 3। अब विद्यार्थियों में एक का मान बता दूं कितना होता है कि इस निकाय का जो a है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है m1 माइनस m2। यहाँ पर बड़ा वाला जो द्रव्यमान है वो m2 है, तो m2 माइनस m1 हो जाएगा। तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में g हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 माइनस 1 बट्टे में 1 प्लस 2, और g का मान यहाँ पर g रहने देते हैं, या आप 10 ले लीजिए। तो 10 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बट्टे में 3 आ जाएगा। तो 10 बट्टे में 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो ACM का मान कितना आ गया, 10 बट्टे में 3 इंटू 3, 10 बट्टे में 9 आ गया। तो ACM हमें मिल चुका है। अब देखिए 2 सेकंड में विराम अवस्था से जो द्रव्यमान केंद्र है उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ओके, तो दूरी बराबर हमें उसका प्रारंभिक वेग तो 0 दे रखा है, तो द्रव्यमान केंद्र के द्वारा तय की गई दूरी तो SCM बराबर UT, U तो 0 हो गया, प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो ACM T स्क्वायर, तो 1/2 ACM की जो वैल्यू है वो है 10/9, और T का मान हमें क्वेश्चन में 2 दे रखा है, तो 2 गुणा 2, तो 1 2 से 1 2 कट गया है, 20 बट्टे में 9 आ जाएगा, 20 बट्टे में 9 मीटर। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, ये जो निकाय है इसमें ए इसका एक्सेलरेशन ए, इसका एक्सेलरेशन ए, और पूरा जो निकाय है इसका जो ए का जो मान होता है वो होता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में जी। ये फॉर्मूला हम ज्ञात कर चुके हैं। तो यहां से एक ऊपर एक ए नीचे, वहां से इसके द्रव्यमान के अंदर का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। द्रव्यमान के अंदर का एक्सेलरेशन आ गया तो उसके द्वारा तय की गई दूरी यहां से इस फॉर्मूले की गति के समीकरण का प्रयोग करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि कथन 1, यदि किसी पिंड पर उसके द्रव्यमान केंद्र के बारे में बाहरी बल आघूर्ण नहीं है तो द्रव्यमान केंद्र का वेग स्थिर रहता है। देखिए बाह्य बल आघूर्ण यदि 0 है तो संवेग नियत रहेगा। टो बराबर क्या होता है, dl/dt। यदि टो बराबर कितना 0 तो dl/dt 0, और dl/dt 0 तो l का मान कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां पर ये कह रहा है कि वेग स्थिर रहता है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। ओके, फिर देखें आगे। एक फर्तक प्रणाली की रैखिक गति स्थिर रहती है। देखिए रैखिक गति स्थिर रहती है, ये कोई आवश्यक नहीं है, स्थिर रहना कोई जरूरी नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत हैं। यहाँ पर तर्क और अभिकथन दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सदिश ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तब सदिश ए वेक्टर के समांतर सदिश हैं। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, इसका मतलब क्या है, ए बी कोस थीटा, और थीटा बराबर आ गया हमारे पास में 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये यदि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब देखिए ए वेक्टर के समांतर, ए वेक्टर के समांतर कौन सा होगा, ये जो सदिश है वो ए और बी दोनों के लंबवत रहेगा। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों के ही लंबवत होता है, ये नहीं हो सकता। ये यहाँ पर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसी भी कंडीशन में ए वेक्टर के समांतर नहीं हो सकता। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दोनों का ही यहां पर दोनों के ही लंबवत होगा। तो देखो बी के भी लंबवत होगा और सी के भी लंबवत होगा, तो बी और सी के लंबवत एक के अनुदिश हो सकता है। यहाँ पर बी और ए के अनुदिश समांतर नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में बी व ए के समांतर नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आना है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आएगा। यदि क्वेश्चन के अंदर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 दे रखा हो और इसके साथ में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 दे रखा हो, तब इस क्वेश्चन को देखिए हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये तीन सदिशों का सदिश गुणनफल, इसको हम त्रिक सदिश गुणन भी कहते हैं। ये बराबर होता है ए डॉट सी इंटू में बी, फिर माइनस में ए डॉट बी इंटू में सी। तो यहाँ से ये 0, ये भी 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई 0, और ये 0 आ जाएगी। तो ये 0 कब आएगी, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर होगा, तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड बराबर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड के, तब ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। देखिए यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। मोड लेना है दोनों का, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहां से टेन थीटा बराबर कोस थीटा का इधर भाग लगा तो टेन थीटा बराबर आ गया 1, और थीटा बराबर कितना आ गया है 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना मिल चुका है 45 डिग्री। ऑप्शन बी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें पूछा है, जबकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तीनों का ही सदिश योग हमें 0 दे रखा है। चलिए इनमें से किसके इक्वल होगा ये हमें पूछा गया है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस में बी वेक्टर, ऐसे पुट कर सकते हैं। अब इसको दोनों तरफ से हम बी वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ए वेक्टर, हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए ना, तो ये मैं यहां से क्या कर देता हूं क्रॉस बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में होंगे तो 0 हो जाएगा। इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
बराबर आ जाएगा माइनस में सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख सकते हैं। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18वें में ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर व डी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो सी व डी के बीच का कोण क्या होगा। सी और डी के बीच का कोण हमें पूछा है। देखिए यहां से आप ध्यान देंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये है सी वेक्टर के बराबर, और यहां से बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये बराबर है डी वेक्टर के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसका यहां से इसको हम ए भी लिख सकते हैं कि देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो इस बी वेक्टर क्रॉस तो यहां से सी वेक्टर बराबर आ गया हमारे पास में माइनस में डी वेक्टर, और देखिए दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी कण के रेखीय वेग v वेक्टर तथा कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर के निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ये रिलेशन हमने आपको करवा दिया था, v बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ऑप्शन बी यहाँ सही होने वाला है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है। कोणीय वेग तो ये एक अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। तो घूर्णन अक्ष की ओर होती है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही स्टेटमेंट इनमें से हमें छांटना है, तो एक एक करके देख लेते हैं कि किसी सामान्य स्थानांतरित गति के लिए संवेग p वेक्टर तथा वेग v वेक्टर का समांतर होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए स्थानांतरित गति के अंदर तो संवेग और वेग दोनों एक दूसरे के समांतर ही होते हैं, क्लियर है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, किसी सामान्य घूर्णन गति के लिए कोणीय संवेग L वेक्टर और कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर हमेशा समांतर होते हैं। विद्यार्थी ये जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है। क्यों है इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए कि ये हमारे पास में कोई पिंड है जो कि इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, ये इसकी घूर्णन अक्ष है। मूल बिंदु से यहां से इसको देखा जा रहा है, ओके। ये इसके लिए है r वेक्टर, ये पिंड का द्रव्यमान है और इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश v होगा। थोड़ा सा v में साइड में इसको झुका देता हूं क्योंकि मैं यहां पर ओमेगा की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में v है और ठीक ऊपर की दिशा में क्या है, ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा तो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगा। देखिए इस डायरेक्शन में यदि ये घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगी, ऊपर की ओर होगी। यदि ये ऊपर की ओर जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस की ओर होगी। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ कोणीय संवेग और कोणीय वेग ओमेगा, क्या ये दोनों एक दूसरे के अनुदिश होंगे। तो कोणीय वेग वैसे फॉर्मूला तो L बराबर क्या होता है, I इंटू ओमेगा होता है, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा। बट यहाँ पर ये जो L और ओमेगा है दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं होते। उसके पीछे रीजन समझें अच्छे से। L बराबर होता है R क्रॉस P, R क्रॉस P,
और जिस डायरेक्शन में v होता है उसी डायरेक्शन में ही p होता है। ये मैंने पहले ही स्टेटमेंट में बता दिया है। दोनों एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक है। यहाँ पर दोनों समांतर, तो v तो हो गया इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश। इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम को और देखिए ऊपर से इसको दिखाता हूं। ये इस तरीके से है, ये हमारे पास में इसकी घूर्णन अक्ष इसके तल के ठीक लंबवत, इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश ये यहाँ पर तो हमारे पास में क्या है, v है, और इसके ठीक ऊपर की ओर, ठीक ही ऊपर की ओर है ओमेगा। लेकिन ये जो v और p तो इस डायरेक्शन में हो गए। अब r यहाँ पर ऐसे है, मूल बिंदु से ऐसे, मूल बिंदु से जा रहा r, तो इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब इसमें हम सदिश क्रॉस मल्टीप्लाई हम देखेंगे, तो यहां से यहां तक इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश से इसको अंगुलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा है वो इस ओमेगा की दिशा में नहीं होगा, ओमेगा की दिशा में किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला। क्योंकि यहां पर यदि ये मूल बिंदु यहां होता, मूल बिंदु कहां होता, यहां होता, तब ये r की डायरेक्शन इधर होती, तब तो ये दोनों r से हम p की ओर घुमाते, तब ओमेगा ऊपर हो जाता। यदि मूल बिंदु कहां होता, इस बिंदु पर होता, इस जगह पर होता, तब तो दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाते, ठीक है। बट मूल बिंदु आपने यहां ले लिया, तब ये दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे। एक बार इसको और गौर करके देखेंगे तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसको हमने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो स्टेट, किसी सामान्य स्थानांतरित गति के लिए त्वरण अल्फा और वेग v हमेशा समांतर होते हैं। ये भी आवश्यक नहीं है दोनों का एक दूसरे के समांतर होना। यदि कोई प्रक्षेप्य गति हो रही है तो इसमें v तो जैसे ऊर्ध्वाधर बिंदु पर v इस डायरेक्शन में है, g इस डायरेक्शन में, दोनों। और वृत्ताकार गति के अंदर जैसे ये वृत्ताकार गति है, तो यहाँ पर जो प्रक्षेप्य गति, इससे तो हम स्थानांतरित गति कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पार्टिकल हैं, उनका जो पथ है वो एक दूसरे के समांतर होगा। ओके, फिर देखिए अंतिम स्टेटमेंट, किसी घूर्णन गति के लिए कोणीय संवेग और कोणीय वेग दोनों एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है। तो ये समांतर होना आवश्यक नहीं है, ये हमने जो बी बिंदु है उसके साथ में ही देख लिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ सही होने वाला है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, कि कोई पिंड का कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर इक्वल टू 3ik प्लस -4jk प्लस kk से घूम रहा है। स्थिति सदिश r वेक्टर इक्वल टू 5ik -6jk प्लस 6kk वाले किसी बिंदु का रेखीय वेग। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई याद करना है। हमने फॉर्मूला आपको बताया है, v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, i केप, j केप, k केप, ओमेगा के गुणांक देखिए 3, -4, 1, r के गुणांक देखिए 5, -6 और 6। तो i केप, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस का 24, फिर माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर प्लस में या माइनस में जे केप ले लेता हूं मैं, तो माइनस में जे केप लेंगे तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई 18, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में 5, फिर प्लस में के केप, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया माइनस में 18, और फिर माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20। यहाँ पर हमें क्या मिल चुका है, माइनस में 18 i केप, माइनस में यहाँ से 13 j केप, और प्लस में 2 k केप। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी यहाँ सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि कोणीय वेग ओमेगा नोट से अपने अक्ष के प्रति घूर्णन कर रही किसी चकती को धीरे से कोई स्थानांतरण धक्का दिए बिना किसी पूरी तरह से घर्षण रहित मेज पर रखा जाता है। चकती की त्रिज्या कैपिटल आर है, चित्र में दिखाए अनुसार। माना VA, VB और VC चकती बिंदु A और B और C के रेखीय वेग का परिमाण है। तब देखिए मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि जब कोई कण पिंड घूर्णन गति करता है तो उसका कोणीय वेग हमेशा सेम रहता है, जबकि रेखीय वेग इनके भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर इनके जो रेखीय वेग है, हमें A, B, C 3 बिंदु दे रखे हैं, तो A और B का जो रेखीय वेग है, ये इसका जो रेखीय वेग है वो इस डायरेक्शन में होगा VA, और इसका इस डायरेक्शन में होगा VB। दोनों का परिमाण समान होना है, तो V और VB दोनों सेम होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे VC R/2 दूरी पर है, तो यहाँ से केंद्र से कम डिस्टेंस के ऊपर है, वेग ज्यादा होगा, सॉरी वेग भी कम होगा। तो यहाँ से VC इनमें से सबसे कम होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि अक्ष y समतल में एक पटल दर्शाया गया है कि दो अक्ष Z व Z' अपने तल के लंबवत गुजरते हैं। बिल्कुल दर्शाए गए अनुसार बिंदु P पर पटल के तल में एक बल F वेक्टर कार्यरत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बिंदु P Z अक्ष की अपेक्षा Z' अक्ष के अधिक समीप है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखें कि दो अक्ष हैं Z व Z' अपने तल के लंबवत गुजरते हैं। तो तल है, समतल पटल है, उसके लंबवत गुजरते हैं, तो दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ओके, तो दर्शाए गए अनुसार बिंदु P पर पटल के तल में एक बल F कार्यरत है, तल में ही बल F लग रहा है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला स्टेटमेंट हमें पूछा है। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। बिंदु P Z अक्ष की अपेक्षा Z' के अधिक नजदीक है, ओके, समीप है। तो Z अक्ष के परितः F के कारण बल आघूर्ण टो के केप के अनुदिश है। चलिए देखिए, यहां से F अंदर की ओर लग रहा है, तल में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अंदर की ओर है, तो अंगुलियां इधर रहेगी, अंगूठा Z के अनुदिश। तो Z के अनुदिश हो गया, तो इधर तो के केप हो गया, इस डायरेक्शन में क्या हो गया? तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। फिर अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। Z' के परितः F के कारण से बल आघूर्ण टो तो वो देखिए यहाँ पर बल इधर लग रहा है, तो अंगुलियां आप इस बल के अनुदिश करेंगे, इस बल के अनुदिश। तो यहाँ पर इस बल के अनुदिश दाएं हाथ की अंगुलियों को करोगे तो अंगूठा नीचे हो जाएगा, टो डेस की डायरेक्शन नीचे, माइनस के केप की दिशा में होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से कि F के कारण Z' के परितः बल आघूर्ण का परिमाण Z' के परितः से अधिक है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा, बल तो दोनों में समान है। देखो जो Z वाला बिंदु है, देखिए यहाँ पर Z की अपेक्षा Z' अक्ष के समीप है, तो यहाँ वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं R कह दूं, ये R' कह दूं, तो ये तो हो गया R क्रॉस F, और टोडेस हो गया R' क्रॉस F। तो यहां से अब देखें,
कि ये वाली जो डिस्टेंस है कम, तो ये टोडेस भी कम होगा। समीप है तो ये कम है, तो इसका मान कम और इसका मान अधिक हो जाएगा। ओके, अब देखिए कुल बल आघूर्ण टो इक्वल टू टो प्लस टोडेस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। गलत है, क्योंकि कुल बल आघूर्ण जो होगा वो टो बराबर टो माइनस टोडेस के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ओके, तो गलत स्टेटमेंट ये डी वाला है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्न में से क्या नियत रहेगा। टो बराबर हम क्या जानते हैं, dl वेक्टर अपॉन dt, और यदि टो बराबर 0 तो dl बाई dt बराबर 0, l वेक्टर नियत रहेगा। इट मीन्स कोणीय संवेग नियत रहेगा। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि F वेक्टर स्थिति सदिश R वेक्टर वाले किसी कण पर कार्यरत बल है, तो F वेक्टर स्थिति सदिश R वेक्टर वाले किसी कण पर कार्यरत बल है, तो टो वेक्टर मूल बिंदु के परितः इस बल का बल आघूर्ण है। मूल बिंदु के रेस्पेक्ट बल आघूर्ण कितना है, तो देखिए बल आघूर्ण है, तो कौन सा रिलेशन इसमें से सही है, ये हमें पूछा है। देखिए क्वेश्चन को समझें यहां पर कि टो वेक्टर बराबर क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये होगा। यहां पर इस टो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आर और इस एफ दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है। तो टो वेक्टर और आर वेक्टर दोनों ही, क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणनफल है वो दोनों के ही लंबवत होता है। इसके अलावा टो वेक्टर है वो एफ वेक्टर के भी लंबवत है। चलिए, तो यहां से इनका डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, तो आर वेक्टर डॉट टो वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इसका मान 0। फिर एफ वेक्टर डॉट टो वेक्टर दोनों के बीच का कोण 90, यहां पर भी 0, क्योंकि इनका तो क्या आएगा एफ टू कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से दोनों का ही मान 0 होना चाहिए। तो मुझे ये ऑप्शन बी दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे, ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केंद्रीय बल से घूम रहे किसी कण का कोणीय संवेग किसके कारण नियत होता है, किसके कारण से नियत होता है। केंद्रीय बल के अधीन कोई कण यदि गति कर रहा है, तो देखिए टो बराबर हम क्या जानते हैं, dl बाई dt, कोणीय संवेग नियत, l नियत होने का मतलब क्या हो गया, टो 0 होना चाहिए। टो क्या होना चाहिए, 0। तो शून्य बल आघूर्ण के कारण, किसकी वजह से, शून्य बल आघूर्ण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि किसी कण पर बल 7 i केप प्लस 3 j केप माइनस से 5 k केप कार्यरत है, जिसका स्थिति सदिश i केप माइनस j केप प्लस k केप है। मूल बिंदु के परितः दिए गए बल का बल आघूर्ण क्या होगा। तो हमें यहाँ पर R और F दोनों दे रखे हैं। चलिए, R की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, i केप माइनस j केप प्लस k केप, और F वेक्टर की जो वैल्यू है वो दे रखी है 7 i केप प्लस 3 j केप माइनस 5 k केप। हमें यहाँ पर बल आघूर्ण पूछा है, तो टो बराबर क्या होता है, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। यहां से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हम फाइंड आउट करेंगे, i केप j केप k केप। R के गुणांक देखिए 1 माइनस 1 और 1, F वेक्टर का जो गुणांक है वो 7
3 और माइनस का 5 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करेंगे तो टो वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आई कैप इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, फिर इन दोनों का गुणा करके माइनस कर देंगे तो माइनस में 3, फिर प्लस में जे कैप में पहले इन दोनों का गुणा करेंगे यहाँ से तो 7, फिर माइनस में 5 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस में के कैप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। देन यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है हमें 2i कैप प्लस में 12 जे कैप और प्लस में 10 के कैप। अब ऑप्शन देखिए 2 12 और 10, 2 12 और 10, तो पहला ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चकती अपने अक्ष के पृथक कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर से घूम रही है। एक बल आफ वेक्टर उस बिंदु पर कार्यरत है जिसका घूर्णन अक्ष के सापेक्ष स्थिति सदिश आर वेक्टर है। तो बल के कारण बल आघूर्ण से संबंधित शक्ति को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को एक बार समझ लें। एक चकती है जिसका कोणीय वेग ओमेगा है। कोणीय वेग कितना है? ओमेगा से घूम रही है। एक बल लग रहा है, उस बिंदु पर कार्यरत है जिसका घूर्णन अक्ष के सापेक्ष स्थिति सदिश, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष उसका जो स्थिति सदिश है वो क्या है? आर वेक्टर है। तो बल के कारण बल आघूर्ण से संबंधित शक्ति को व्यक्त किया जा सकता है। बल आघूर्ण है टो बराबर हम क्या जानते हैं विद्यार्थियों? टो वेक्टर बराबर जानते हैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हम जानते हैं। अब देखिए संबंधित जो शक्ति है, शक्ति को हमने पढ़ा है P बराबर टो वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। तो यहां से टो की जो वैल्यू है वो है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कुछ ही क्वेश्चन सोल्व किए हैं बट अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम इसका अगला पार्ट लेकर लौटेंगे। धन्यवाद दोस्तों।